जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए फिजिक्स का चैप्टर 3 लेकर आ गया हूं। ठीक है, क्लास 10th के लिए। तो इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वन विक्षेपण। ठीक है, तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं वन बाय वन करके हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो ना छूटे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला टॉपिक लिए हैं हम मानव नेत्र। तो मानव नेत्र क्या होता है? तो मानव नेत्र या आंख जो होता है एक अद्भुत प्रकृति प्रकाशीय यंत्र होता है। ठीक है ना, जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। समझ गए? अब इसका बनावट है, मतलब आंख का बनावट में क्या क्या चीज आती है, इसको हम लोग देखेंगे, वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा हम इसको चित्र को देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका चित्र। ठीक है, इस चित्र में सब चीज लिखा गया है ना। देखिए, आंतरिक जो भाग है इसको नेत्र लेंस कहा गया है। ये बीच वाला भाग को कक्षाभ द्रव कहा गया है। ये मांसपेशियां है। ठीक है, यहाँ पे श्वेत पटल की बात की गई है, कैराइड की बात की गई, यहाँ पे रेटिना की बात की गई है। ठीक है ना, यहाँ पे प्रकाश संवायु या दृक तंत्रिका बताया गया है। यहाँ पे नेत्रगोलक बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका जलीय द्रव बताया गया है। यहाँ पे कर्निया है, ये जो भी गोल वाला भाग है, ये यहाँ पे इसका पुतली है। ठीक है, ये पुतली भाग बताया जा रहा है। और ये आइरिस बताया गया, ये आइरिस। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है एक मांसपेशिया है। ठीक है, सीरियली मांसपेशिया है। तो इसमें सारे चीज बताए गए हैं। इस चित्र को अच्छी तरह से बना लीजिएगा। फिर उसके बाद बनावट में ये सब चीजें लिखना है, यही सब चीजें आपको लिख डालना है। ठीक है, तो देखिए, हमने बनावट में लिखा है। सबसे पहले लिया है नेत्रगोलक। ठीक है, तो नेत्रगोलक क्या होता है ये जानकारी ले लीजिए। तो मानव नेत्र या आंख लगभग गोलीय होता है। ठीक है ना, गोलाकार होता है ना। आंख के इस गोले को ही क्या कहा जाता है? नेत्रगोलक कहा जाता है। ठीक है, पहला टॉपिक ये लिख दीजिएगा आप बनावट में। दूसरा, हम श्वेत पटल की बात कर लेते हैं। तो श्वेत पटल क्या होता है? तो नेत्रगोलक की बाहरी परत सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, जिसे श्वेत पटल कहा जाता है। माने नेत्रगोलक की जो बाहरी परत होता है सफेद कलर का, है ना, जो हम लोग आंख में रहता है ना, सफेद कलर का बाहरी परत थोड़ा मोटा चमड़ा का होता है, उसी को क्या कहा जाता है? श्वेत पटल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कार्निया की बात करते हैं। तो कार्निया क्या होता है? तो श्वेत पटल के अगला भाग कुछ उभरा हुआ पारदर्शी होता है ना, जिसे कार्निया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कार्निया। अब कैराइड क्या होता है ये जानकारी ले लीजिए। तो श्वेत परत के नीचे गहरे हल्के गहरे भूरे रंग का जो परत होती है ना, श्वेत परत के नीचे वाला जो भाग रहता है थोड़ा सा गहरा भूरा रंग का होता है, जिसको कैराइड कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, ये सब मुख्य पॉइंट था, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, कंप्लीट बता दिया। अब आगे देखते हैं, इसके थोड़ा सा आगे, यह परत जो होती है, कौन सा परत? यानी कि काइराइड वाला जो परत है, इस यह परत आगे दो परतों में बढ़ जाती है। कितने? दो परतों में। ठीक है, पहला बताया गया है, जैसे मान लेते हैं इसको, ये है पहला ए, दूसरा का बी। ठीक है, तो पहला ए जो बताया गया है परितारिका या आइरिस, दूसरा का है पक्षमाभी या सिलियरी मांसपेशिया। ठीक है, अब पांचवा है टॉपिक दृष्टि पटल या रेटिना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेत्र गोलक जो होता है ना, सबसे भीतरी सूक्ष्म ग्राही परत को ही दृष्टि पटल कहा जाता है। मतलब नेत्र गोलक जो होता है उसके आंतरिक भाग में एक एकदम छिद्र जैसा रहता है ना, सूक्ष्म ग्राही परत होती है, जिसको हम लोग रेटिना के नाम से जानते हैं, रेटिना कहते हैं। ठीक है, रेटिना पर ही कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तभी जाके हम किसी वस्तु को आसानी से देखते हैं। ठीक है ना, रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इसको चित्र को बना देना है आपको, ऊपर ही बना देना है। ठीक है, तब ये सब लिखना है आपको। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, इतना अगर लिख देते हैं मानव नेत्र, फिर इसका चित्र बना देंगे, फिर इसके बाद बनावट, ये सभी पांचों मैंने जो बनावट में बताया आपको, और चित्र बनावट जब बनाएंगे ना, वहीं पे नीचे चित्र बना देंगे, फिर बनावट में ये 4-5 को भाग बताया हमने, 5 टॉपिक ये लिख देंगे, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब ये कैसे देखने में काम करता है ये भी आपको लिखना होगा, तो लिख सकते हैं। देखिए, तो देखने की क्रिया, तो आंख वास्तव में एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। कैसा काम करता है भाई? फोटो कैमरा की तरह। जैसे कैमरा
में किसी भी चीज़ का हम लोग फोटो लेते हैं ना, तो उसमें सब दिखता है ना। उसी की तरह ये भी, इसमें भी आँख में उसी तरह से कैमरा जैसे काम करता है, उसी तरह से आँख भी हमारा काम करता है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आँख पर पड़ती है, मतलब किसी वस्तु से टकराती है या फिर वहाँ से हमारा आँख पर उसका पड़ती है ना, तो कार्निया तथा स्फाटिक लेंस से अपवर्तन होता है। जब कोनो वस्तु पर जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है, तो हम उसको देखते हैं ना, तो हमारी आँख पर उस वस्तु से क्या होता है, आँख पर पड़ती है वो वस्तु, प्रकाश पहुँचती है, तो कार्निया तथा स्फटिक लेंस जो होता है अपवर्तन होता है, और रेटिना पर उसका भाग बनता है, मतलब रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनने लगता है ना, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और छोटा बनता है, ठीक है। परंतु मस्तिष्क में क्या होता है, सीधा दिखने का मतलब सीधा दिखाई देता है, सीधा मतलब वहां से उत्तेजना उत्पन्न होती है, संवेदना उत्पन्न होती है, कैसा कि वस्तु सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और वस्तु दूर या निकट रहे साफ साफ दिखाई देने लगता है। मतलब जब कोई किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और हम उस वस्तु को देखते हैं, तो उस पर से प्रकाश टकरा कर हमारी आंख पर पहुंचती है ना, तो हम उस वस्तु का हमें हमारे आंख में उस वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, छोटा बनता है, लेकिन हमें देखने का संवेदना सीधा उत्पन्न होती है और हम उस वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, ठीक है। इस तरह से आंख हमारे देखने का काम करता है, ठीक है ना। यही बात हमने आपको समझाया बताया, ठीक है। अच्छी तरह से एक बार इसको लिख लीजिएगा, 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तो आप देखिए, सामंजन क्षमता अगला टॉपिक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो सामंजन क्षमता क्या है। तो देखिए, आँख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को सामंजन क्षमता कहा जाता है। मतलब आँख द्वारा अपने जो सिलियरी पेशियाँ होती है ना, उसके तनाव को घटाकर या बढ़ा करके अपने लेंस के फोकस दूरी को बदल करके दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को ही क्या क्या कहा गया है, सामंजन क्षमता कहा जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये क्या होता है, तो जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। मतलब जितना न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ साफ देख सकता है ना, उसे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी लगभग 25 सीएम होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सीएम ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, दूर बिंदु क्या होता है। तो वह दूरस्थ बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र बिना समंजन के स्पष्ट देख सकता है, उसे क्या कहा जाएगा, नेत्र का दूर बिंदु कहा जाता है, ठीक है। इसे एफ से सूचित करते हैं, चूंकि फार पॉइंट कहा गया है, तो फार को एफ से डिनोट किया गया ना, तो इसलिए एफ से डिनोट किया गया है, ठीक है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो अनंत बताना है आपको। क्या बताना है, अनंत। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या हो जाएगा, तो अनंत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निकट बिंदु क्या है, तो वह निकटस्थ बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र सामंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है, ठीक है। इसे एन से सूचित किया जाता है। और सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु अगर पूछा जाए तो लगभग कितना होता है, 25 सीएम। कितना, 25 सीएम। निकट बिंदु पूछे 25 सीएम, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे 25 सीएम, और दूर बिंदु पूछे तो अनंत। ये ऑब्जेक्टिव में तीनों क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं, इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, दृष्टि परास क्या होता है, तो दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच के दूरी को ही क्या कहा जाता है,
दृष्टिपरास कहा जाता है। मतलब जो दूर बिंदु होता है और निकट बिंदु होता है, उसके बीच के जो दूरी होता है ना, उसी को हम लोग दृष्टिपरास कहा जाता है। अब अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पष्ट दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष क्या होता है? तो जब कोई निकट या दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब हमारी आंख के रेटिना पर नहीं बनता है, जिससे हमारी आंख में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब जब कोई भी निकट या दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर अगर नहीं बनती है ना, तो हमारी आंख में एक दोष उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? दृष्टि दोष। नहीं दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, है ना? समझ गए? और दृष्टि दोष क्या होता है? मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। कौन कौन भैया? तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ज्यादा दूरदर्शिता। याद रखने वाला है, ठीक है? अब एक एक करके पढ़ेंगे हम। निकट दृष्टि दोष क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो वह दृष्टि दोष जिससे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, उसको निकट दृष्टि दोष कहेंगे। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट कहेगा तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, नजदीकी का दिखाई देता है, उसी को हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है ना? अब इसका निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? देखिए, तो इसके 2 कारण हैं। इस दोष के 2 कारण हैं। कौन कौन? पहला, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दूसरा, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। ये 2 कारण हैं। और फिर उसके बाद में इसका ये चित्र बना देना है आपको, ठीक है? ये चित्र आपको अच्छी तरह से बना देना है, ठीक है ना? निकट दृष्टि दोष का वो चित्र है। अब इसका उपचार क्या है भैया? तो देखिए, उपचार, इस दृष्टि दोष को उपचार क्या है? अवतल लेंस के चश्मा के प्रयोग से किया जाता है। मतलब इसका अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसका उपचार कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे? तो अवतल लेंस के चश्मा का प्रयोग करके, अवतल लेंस के उसको चश्मा लगा देंगे तो उसका निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा, ठीक है? आगे है दूर दृष्टि दोष, अगला टॉपिक दूसरा। तो वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। दूर है तो उल्टा, दूर का उल्टा क्या होगा? निकट। तो वही लिखना है कि वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, उसको क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष कहें, ठीक है? उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के कारण को अगर बताना हो तो इस दोष के 2 कारण हैं। कौन कौन? पहला, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, ठीक है? नेत्र गोलक इसमें छोटा हो जाएगा और इस नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा। फिर इसका चित्र ये अच्छी तरह से, इसको आपको अच्छी तरह से जैसे हमने बनाया है, इसको अच्छी तरह से आपको बना लेना है, ठीक है? आगे, अब इसका उपचार क्या है? देखिए, इसका उपचार, इस दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के चश्मा के प्रयोग करके किया जाता है। मतलब इस दृष्टि दोष का मतलब यानी कि दूरदृष्टि दोष का अगर आपको उपचार करना हो तो क्या करेंगे? उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो उत्तल लेंस के प्रयोग से, ठीक है? उत्तल लेंस के चश्मा के प्रयोग से। अब तीसरा है ज्यादा दूरदर्शिता। तो क्या होता है, इसका परिभाषा जानिए कि उम्र बढ़ने के साथ जब वृद्धा अवस्था आती है, मतलब जब बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी हो जाता है ना, तो कुछ व्यक्तियों में निकट और दूर दोनों दृष्टि दोष हो जाता है, जिसे ज्यादा दूरदर्शिता कहा जाता है। मतलब जब उम्र बढ़ता है, जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, मैंने बूढ़ा हो जाता है ना, तो कुछ व्यक्तियों में निकट की मतलब नज़दीकी भी खराब हो जाता है और दूर यानी कि दूरी भी खराब हो जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष भी हो जाएगा और दूरदृष्टि दोष भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो इसी दोष को क्या कहा गया है? ज्यादा दूरदर्शिता कहा जाता है, ठीक है? अब इस दोष का कारण, इस दोष का 2 कारण है। पहला, नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना। नेत्र लेंस का लचक ही कम हो जाएगा। जब आदमी बूढ़ा हो जाएगा ना, तो नेत्र लेंस का लचक जो होता है, यानी चाम जो होता है नेत्र का लटक जाता है, तो लचक कम हो जाएगा।
ठीक से आदमी नियंत्रण नहीं कर पाएगा, ना ठीक से देख पाएगा। सिलियरी मांसपेशियों की क्षमता भी घट जाएगा। सिलियरी मांसपेशियों के तनाव का क्षमता जो है ये भी घट जाएगा। ये इसका दो कारण हो गया। उपचार इसका देखो, तो इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार बाइफोकल लेंस का प्रयोग करके, चश्मा का प्रयोग करके ठीक किया जाता है, मतलब उपचार किया जाता है। अगर इसका उपचार कोई पूछता है कि ज़्यादा दूरदर्शिता का उपचार कैसे किया जाता है, तो ज़्यादा दूरदर्शिता का उपचार बाइफोकल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जाता है। बाइफोकल लेंस कैसा होता है, मतलब उसमें दोनों लेंस लगा होता है। देखिएगा ना बाइफोकल लेंस का चश्मा, तो ऊपर भी थोड़ा सा गोलाकार थोड़ा सा लेंस लगा होगा, और नीचे भी चश्मा का थोड़ा सा गोलाकार बिंदु की तरह लेंस लगा होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, निकट दिशी दोष भी, मतलब इसमें दोनों लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस भी लगा होगा, अवतल लेंस भी लगा होगा, मतलब निकट की भी वस्तु और दूर की भी वस्तु, जिससे दोनों ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन टॉपिक देखते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि हमारे वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें होती हैं। ऊपर की परतें विरल माध्यम की तरह, जबकि नीचे की परतें सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। इसलिए जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यह प्रकाश की किरण लगातार थोड़ी थोड़ी मुड़ती रहती है। इसी को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अतः वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई में अंतर के कारण प्रकाश की किरणों के अपवर्तनांक में होने वाली परिवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। मतलब एक तरह से ऐसे भी आप परिभाषा बता सकते हैं कि वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई में अंतर, मतलब ऊंचाई में अंतर होता है ना वायुमंडलीय घनत्व के चलते, तो प्रकाश की किरणों के अपवर्तनांक में होने वाली परिवर्तन, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश की किरण में अपवर्तनांक में होने वाली जो परिवर्तन होने लगती है, इसी को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निम्न मुख्य घटनाएं होती हैं। जैसे पहला, तारों का टिमटिमाना। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए 2 नंबर में अगर पूछे जाएंगे तो ऐसे लिखना है, चूंकि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं। जब तारे का प्रकाश पृथ्वी पर चलता है तो उसे वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। वायुमंडल में कहीं विरल माध्यम है तो कहीं सघन माध्यम है, जिसके कारण तारे की चमक कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या हो जाते हैं, टिमटिमाते हैं। घटेगा बढ़ेगा तो हमको लगेगा कि टिमटिमा रहा है, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ये आंसर हो जाएगा शॉर्टकट में। ठीक है, अगर 2 नंबर में पूछे तो ऐसे लिख देना है पूरा। अब सूर्योदय या सूर्यास्त के आभासी समय अगर पूछा जाए तो कैसे बताना है, तो जब क्षितिज पर होता है ना, तो अपवर्तन के कारण जब क्षितिज पर होता है, मतलब सूरज, जब सूरज क्या होता है, यहाँ पे सूरज लिख दीजिएगा, जब सूरज क्या होता है, यहाँ पे सूरज लिख दीजिए। जब सूरज क्षितिज पर होता है तो अपवर्तन के कारण नीचे की ओर मुड़ जाता है। यहाँ पे सूरज लिख देना है। ठीक है, जब सूरज क्षितिज पर होता है तो अपवर्तन के कारण नीचे की ओर मुड़ जाता है, और सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से क्या हो जाता है, अधिक ऊंचाई पर दिखने लगता है, जिसके फलस्वरूप सूरज उस समय दिखाई देने लगता है जब वह क्षितिज से थोड़ा क्या होता है, नीचे होता है। उसी प्रकार सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे चले जाने के कुछ समय बाद भी दिखाई देने लगता है। इसी कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच लगभग कितना 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे मिनट लिख दीजिएगा अपन। ठीक है ना, अब देख लीजिए इस तरह से आप एक चित्र बना देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अच्छी तरह से देख लीजिए, चित्र बना लीजिएगा। अब सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय
सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल क्यों दिखाई देता है? ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। इस समय सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्षितिज पर होगा मतलब कि तिरछा पड़ेगा तो ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, जिससे कम तरंगदैर्घ्य वाले जो प्रकाश प्रकीर्णित हो जाते हैं, कम तरंगदैर्घ्य वाले जितने भी प्रकाश है ना वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और हमारे आँख तक पहुँचने वाले प्रकाश में केवल अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश लाल रंग का होता है। ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाला कौन होता है? लाल होता है ना, तो वही ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाला केवल जो प्रकाश हमारे आँख तक पहुँचता है वो केवल लाल रंग वाला ही रहेगा। इसीलिए क्या होता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, ठीक है, रक्ताभ दिखाई देता है। अब प्रकाश का वन विक्षेपण समझते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह विभिन्न 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, सिंपल। जब प्रकाश की किरण का होगा किसी प्रिज्म से होकर जाएगा ना तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का वन विक्षेपण कहा जाएगा। देखिए 7 रंग यानी बैजानी या पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब हो जाएगा। बैजानी पिनाला इसको शॉर्टकट में बोल देंगे तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल हो जाएगा सब रंग, ठीक है। और इस तरह से चित्र बना लेंगे। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बताइएगा। श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। जो श्वेत प्रकाश होता है ना, जो इसके रंगीन पट्टी अगर कहीं किसी पर्दे पर दिखाई देता है तो उसी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसमें वर्णों यानी कि रंगों का क्रम थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे बैगनी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब होता है 7 रंग का। इस तरह से क्रम होता है रंगों का। इसे संक्षेप में बैजानी पिनाला कहते हैं। बैगनी रंग का प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, याद रखिएगा, उल्टा थोड़ा होता है। बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है और लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, बैगनी का सबसे ज़्यादा झुकाव होगा और लाल का झुकाव सबसे कम होगा, देख लीजिए। लाल का झुकाव देख रहे हैं, सब बुझा रहा है कि ज़्यादा है ही नहीं, सोझ ही है। और बैगनी का देखिए कितना झुकाव हो गया, कितना झुक गया है। विचलन भी इसका ज़्यादा होता है। विचलन की बात करें और झुकाव की बात करें तो बैगनी का सबसे ज़्यादा और लाल रंग का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है। और लेकिन तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल का सबसे ज़्यादा और बैगनी का सबसे कम। ये इतना सारा बात आपको याद रखना है। अब देखिए प्रकाश के विभिन्न रंग और उसके तरंगदैर्घ्य, जैसे बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, ये सब का तरंगदैर्घ्य है ना, और इसमें बता रहा है बैगनी का 400 से 440, जामुनी का 440 से 460, नीला का 460 से 500, हरा का 500 से 570, नीला का वाले पीला का 570 से 590, नारंगी का 590 से 620, लाल का 620 से 700, है ना। अब चलिए इंद्रधनुष के बात पढ़ते हैं। इंद्रधनुष क्या होता है? तो वर्षा होने के बाद कभी कभी हम क्या करते हैं ना, सूरज की जब सूरज चमकता है, वर्षा होने के बाद जब सूरज चमकता है ना तो हम क्या करते हैं, सूरज की ओर पीठ करके कभी कभी खड़ा हो जाते हैं तो देखते हैं ना कि हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देता है। यही अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी क्या कहलाता है? इंद्रधनुष कहलाता है, ठीक है, याद हो जाएगा, ऐसे लिख देना है आपको। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश का किरण किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वह सूक्ष्म कण उस प्रकाश में से कुछ भागों को अवशोषित कर लेता है, माने खींच लेती है, और फिर उसे चारों ओर फैलाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, ठीक है। अब कोलाइड क्या होता है ये भी जानकारी ले लीजिए। कोलाइड क्या होता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं, ठीक है। जैसे दूध हो गया, वसा हो गया, धुआं हो गया, ये सब कोलाइड के उदाहरण है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से
प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। आकाश का रंग कैसे, अब चलिए आकाश के रंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल के गैसों के अणुओं, पानी की बूंदें, धूल कणों आदि से प्रकीर्णित हो जाता है। इसमें सबसे सूक्ष्म कण गैस वाले के अणु होते हैं जो जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है, यानी कि नीला प्रतीत होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो यही आपको लिख देना है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो जब सूरज की प्रकाश जो होती है ना, सूरज का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है ना, तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणुओं, जैसे अणु हो गया, पानी की बूंद हो गया, धूलकण हो गया, ये सब से प्रकीर्णित हो जाता है। और सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं, छोटे छोटे कण, जो नीला रंग को ज़्यादा प्रकीर्णित करते हैं। यही कारण है, यही प्रकीर्णित प्रकाश, जो प्रकीर्णित होता है ना प्रकाश, हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इतना लिख देना है आपको। अब थोड़ी सी आगे बात बढ़ना है, नोट में थोड़ी सी बात याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर से अगर कोई देखता है आकाश को तो कैसा रंग दिखाई देगा, काला। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकीर्णन नहीं होता है। क्लियर। तो इसमें हमने आपको जितने भी टॉपिक थे, ठीक है ना, जितने भी टॉपिक थे, इन सभी टॉपिक को हमने आपको बताया कि नहीं बताया। तो पूरा इसमें आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देखे होंगे तो आपको, तो हमको लग रहा है कि अधिकतर बातें याद हो गई होंगी। इस तरह से आप 2-4 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, और एक बार 2 बार लिख दीजिएगा, तो ये इससे रिलेटेड यानी 3 पार्ट से क्वेश्चन जितने भी आने वाले होंगे, आप लगभग सारे प्रश्नों का आंसर दे दीजिएगा। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इस तरह से वीडियो आपको लाता रहूं और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कराता रहूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।